लेकिन राजपूत वोटर वो वोटर है कि एक अगर पाला बदलता है तो दो को और साथ अपने लेकर चलता है जो कि अन्य कास्ट से आते हैं। तो राजपूत इस ढंग से भी प्रासंगिक होता है। और दूसरा प्रासंगिक ये होता है कि राजपूत जब सो जाते हैं, राजपूत ये मठाधीश है, जब सो जाते हैं ना तो वोटरों का बड़ा वर्ग इधर से उधर हो जाता है, कोई भी खिला सकता है। तब भारतीय जनता पार्टी का आला कमान उनको रोकने की स्थिति में नहीं रहेगा। राजीव प्रताप रूडी हो या आर.के. सिंह हो, भले ही प्रशांत किशोर की लगाई चिंगारी को आग का रूप देने में जुटे हुए हैं। यहाँ राजपूतों की नाराजगी पे सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या आर.के. सिंह और राजीव प्रताप रूडी ही बिहार में सबसे बड़े राजपूत नेता हैं? चुनाव परिणाम आने के बाद देखिए बड़ा खेल होगा। जदयू टूट सकती है। बिहार में पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रक्चर है पूरा बदल सकता है। तो आपने देखा कि किस ढंग से लाल कृष्ण आडवाणी, शांता कुमार, मुरली मनोहर ज्योति कुमार संसद मंडल में डाल दिया गया। आपने देखा कि किस तरह से वसुंधरा राजे को तवज्जो नहीं दिया गया, शिवराज सिंह चौहान तक को तवज्जो नहीं दिया गया। बड़े बड़े नेता यशवंत सिन्हा आपके पास है कि उनको भी भारतीय जनता पार्टी तवज्जो नहीं देती है। तो आर.के. सिंह को भी तवज्जो नहीं देगी, लेकिन आर.के. सिंह के बात का जवाब भी नहीं देगी। देखिए प्रशांत किशोर अंदर ही अंदर बहुत बड़े फैक्टर हो चुके हैं। आज के तारीख में प्रशांत किशोर का काट किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं है। प्रशांत किशोर हमलावर हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज चेहरों पर। लेकिन जिस ढंग से प्रशांत किशोर की एंट्री हुई है और उतना ही महत्वपूर्ण है कि जिस ढंग से राहुल गांधी नए कलेवर के साथ आए हैं और जिस ढंग से नीतीश कुमार के वोट बैंक पर निशाना साध रहे हैं, जो ईबीसी वोट है उस पर, जो महादलित वोट है उस पर निशाना साध रहे हैं। एक तरफ एमओआई का समीकरण अगर सेंधमारी करने में सफल होते हैं और दूसरा फैक्टर ये है कि अगर जन सुराज भारतीय जनता पार्टी के सवर्ण वोट जो कोर वोटर है उनको आर.के. सिंह की नाराजगी, चाहे राजीव प्रताप रूडी की नाराजगी को भुना लेती है तो बिहार का पूरा खेल बदल गया है। तो बिहार के सियासत में इस बार देखिए पहले वाली स्थितियां नहीं रही कि नहीं दो दल एक साथ हो गए सरकार बन जाएगी। इस बार सरकार बनाने के लिए पापड़ बेलना पड़ेगा। बिहार के यदि सियासी इतिहास को गौर करें तो आप पाते हैं कि पिछले 2 दशक के बाद से बिहार की राजनीति एकदम सी बदल गई है। क्योंकि देखा जाए तो बिहार में मुख्य रूप से 3 बड़ी पार्टियां, जिनमें से 2 बड़ी पार्टियां यदि एक साथ मिल जाती हैं तो उसकी सरकार बन जाती है। अर्थात यूं कहने का आशय हमारा यह है कि यदि जेडीयू आरजेडी के साथ जाती है तो भी बिहार में सरकार बनाती है, यदि जेडीयू बीजेपी के साथ जाती है तो भी बिहार में सरकार बनाती है। लेकिन इस बार के चुनाव में यानी 2025 के विधानसभा चुनाव में यह समीकरण पूरी तरह से बदलता नजर आ रहा है। वहीं गौरतलब यह भी है कि लंबे अरसे से कहा जाता है कि नीतीश कुमार का लौकुश समीकरण काफी कारगर है, वहीं लालू यादव का एमवाई समीकरण का भी कोई तोड़ नहीं है। लेकिन पंकज, आपसे यह जानना चाहेंगे कि इस बार जनसुराज तीसरे विकल्प के रूप में फैक्टर बन के सामने आया है, जिसके सूत्रधार प्रशांत किशोर हैं। वहीं इस बार खास बात यह भी है कि कांग्रेस भी एक बड़े तेवर के साथ नजर आ रही है। तो क्या लगता है कि इस बार का चुनाव क्या कुछ रंग दिखाएगा पिछले चुनाव की अपेक्षा? देखिए रंग तो 2020 में ही दिख गया था। चिराग पासवान ने जो किया था, दोनों आमने सामने थे। भारतीय जनता पार्टी के साथ जदयू थी, इधर तेजस्वी यादव थे, लेकिन चिराग ने लगभग खेल खराब कर दिया था नीतीश कुमार का। महज कुछ हजार वोटों के अंतर से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर नहीं बैठे। लेकिन हम आते हैं 2025 पर। 2025 की चर्चा इसलिए कि कहीं न कहीं इस देश की सियासत को अगला दिशा देने का काम बिहार करने जा रहा है और जन सुराज की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है और उतना ही महत्वपूर्ण है कांग्रेस पार्टी। देखिए इस बार भी वही समीकरण चल रहा है कि जदयू और भारतीय जनता पार्टी एक साथ है, वही समीकरण चल रहा है कि तेजस्वी और कांग्रेस एक साथ है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की, देखिए प्रशांत किशोर अंदर ही अंदर बहुत बड़े फैक्टर हो चुके हैं। आज के तारीख में प्रशांत किशोर का काट किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं है। प्रशांत किशोर हमलावर हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज चेहरों पर। सम्राट चौधरी पर हमलावर हैं, दिलीप जायसवाल पर हमलावर हैं, मंगल पांडे पर हमलावर हैं,
तीनों के तीनों या तो एक वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष है या दो पूर्व के प्रदेश है, एक वर्तमान में डिप्टी सीएम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आला कमान जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने वाली मोदी सरकार का जबान नहीं खुल रहा है। तो प्रशांत किशोर ने बैकफुट पर डाल दिया है भारतीय जनता पार्टी को। वहीं जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने वाले नीतीश कुमार, जिनके ऊपर आज तक कोई दाग नहीं लगा पाया, उनके आंख कान हाथ पैर सब समझे जाने वाले मंत्री अशोक चौधरी को भी निशाने पर ले लिया है, बोलती बंद कर दिया है प्रशांत किशोर ने। तो बिहार के सियासत में इस बार देखिए पहले वाली स्थितियां नहीं रही कि नहीं दो दल एक साथ हो गए सरकार बन जाएगी। इस बार सरकार बनाने के लिए पापड़ बेलना पड़ेगा। लेकिन पंकज जी, अभी तो सवाल उठता है, प्रशांत किशोर भले ही मीडिया के सामने आकर के किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप गढ़ दे रहे हैं, जिसका जिक्र अशोक चौधरी ने अपने पिछले बयान में दिया कि मीडिया के सामने आकर बोलने से अच्छा है कि आप कोर्ट में आइए, एफिडेविट के माध्यम से अपनी बात कहिए, अगर हम गलत हैं तो मेरे ऊपर मुकदमा भी दर्ज कराइए। तो एक बड़ा सवाल उभर कर सामने आता है कि जिस प्रकार से जाति एक बड़ा फैक्टर बन के बिहार चुनाव में देखने को मिलती है, चाहे किसी भी पार्टी की बात कर लें। जैसे माना जाता है कि नीतीश कुमार की पार्टी लौह समीकरण को लेकर चलती है, वैसे ही लालू यादव की पार्टी एमवाई समीकरण को, चिराग पासवान पासवानों के बड़े नेता हैं, वैसे ही जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा सरीखे बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो जाति फैक्टर पे ही अपनी राजनीति करते हुए नजर आते हैं। तो वहाँ प्रशांत किशोर क्या जाति फैक्टर को ही आधार मानकर चलेंगे या जाति फैक्टर के तोड़ में जो है वो दबते हुए नजर आएंगे? प्रशांत किशोर के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो बार बार कह रहे हैं कि हम जाति का फैक्टर जो है बिहार में इसको इस बार तोड़ देंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है। लेकिन हम बात करते हैं अशोक चौधरी की। अशोक चौधरी कहते हैं कि मीडिया में आकर कहने से कुछ नहीं होता है, आप कोर्ट में जाइए। लेकिन अशोक चौधरी को नीरज कुमार पर भी तो कुछ बोलना चाहिए। नीरज कुमार देखिए जनता दल यू के प्रवक्ता हैं, जब वो जवाब मांग रहे हैं तो उनको भी जवाब दे दीजिए कि नहीं हम नहीं कहेंगे। देखिए अंदर ही अंदर सुलग रहा है, चाहे जनता दल यू की बात कर ले, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले। प्रशांत किशोर ने देखिए चिंगारी दलों के अंदर डाल दिया है और दोनों दलों के अंदर एक देखिए बड़ा विस्फोट होगा। हालांकि चुनाव अभी है, अभी तो जैसे तैसे मतलब कि सीट शेयरिंग का फार्मूला तय करने पर ही दिमाग लगा हुआ है, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद देखिए बड़ा खेल होगा। जदयू टूट सकती है, बिहार में पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रक्चर है पूरा बदल सकता है। देखिए आप आरके सिंह की बात को कोई जवाब दे रहा है क्या? देखिए भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही है कि जिस भी नेता को हटाना होता है तो भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा उनको तवज्जो देना कम कर देती है, आरके सिंह को भी कम तवज्जो देगी, उनके बात का कोई जवाब नहीं देगी, उनको पार्टी से नहीं निकालेगी, लेकिन उनको भाव भी नहीं देगी। ये देखिए भारतीय जनता पार्टी का पुराना इतिहास है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी एक नई सिस्टम चालू कर दी है मार्गदर्शक मंडल में डालने की। तो आपने देखा कि किस ढंग से लाल कृष्ण आडवाणी, शांता कुमार, मुरली मनोहर ज्योति को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया। आपने देखा कि किस तरह से वसुंधरा राजे को तवज्जो नहीं दिया गया, शिवराज सिंह चौहान तक को तवज्जो नहीं दिया गया। बड़े बड़े नेता यशवंत सिन्हा आपके पास है कि उनको भी भारतीय जनता पार्टी तवज्जो नहीं देती है, तो आरके सिंह को भी तवज्जो नहीं देगी, लेकिन आरके सिंह के बात का जवाब भी नहीं देगी। लेकिन बिहार की जो पॉलिटिक्स, अब हम आ जाते हैं जातिवाद की पॉलिटिक्स पर। बिहार की पॉलिटिक्स पूरी तरह से जातिवाद पर डिपेंड करती है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और निश्चित रूप से चाहे राजीव प्रताप रूडी की बात कर ले, चाहे हम बात कर ले आरके सिंह की, एक तरह से एक राजपूतों वोटरों में भी वो, विशेषकर हम बात कर लें इधर शाहाबाद एरिया में, इधर की जहाँ ये प्रभाव है इनका, आरा बक्सर ये सब क्षेत्र में, तो यहाँ कहीं न कहीं राजपूतों में एक नाराजगी हो सकती है। हो सकता है कोई राजपूत जो नाराज हैं उन नहीं जाए लालू यादव के साथ, तेजस्वी के साथ, लेकिन जनसुराज यहाँ विकल्प बन रहा है और यहाँ जातियों में जो खेमेबंदी चल रही है। देखिए एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सम्राट चौधरी को हम कुशवाहा का सबसे बड़ा नेता बना दें, वहीं दूसरी तरफ कर ले कि देखिए उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा लोकसभा हारने के बाद उपेंद्र कुशवाहा को जनता दल यू भेज देती है राज्यसभा में। तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि सबसे बड़ा नेता नहीं बने सम्राट चौधरी कुशवाहों के, इसलिए जरूरी है कि उपेंद्र कुशवाहा भी प्रासंगिक बने रहें। देखिए बिहार की सियासत से अभी जातिवाद का जो खेल है अभी खत्म नहीं होने वाला है, लेकिन जिस ढंग से
प्रशांत किशोर की एंट्री हुई है, और उतना ही महत्वपूर्ण है कि जिस ढंग से राहुल गांधी नए कलेवर के साथ आए हैं और जिस ढंग से नीतीश कुमार के वोट बैंक पर निशाना साध रहे हैं, जो ईबीसी वोट है उस पर, जो महादलित वोट है उस पर निशाना साध रहे हैं। एक तरफ एमओआई का समीकरण अगर सेंधमारी करने में सफल होते हैं, और दूसरा फैक्टर ये है कि अगर जन सुराज भारतीय जनता पार्टी के सवर्ण वोट जो कोर वोटर है उनको आरके सिंह की नाराजगी, चाहे राजू प्रताप रूडी की नाराजगी को भुना लेती है, तो बिहार का पूरा खेल बदल गया है। और ये खेल कहीं न कहीं 2025 के लास्ट आते आते पूरे देश में बदलने लगेगा, पूरे देश का सियासी माहौल बदलने लगेगा, क्योंकि इसके बाद बंगाल में चुनाव है, 2027 में यूपी में चुनाव है, और सारे चुनाव बिहार चुनाव के परिणाम से प्रभावित होते हुए। पंकज, अभी आपने जिक्र किया आरके सिंह का और राजीव प्रताप रूडी का। राजीव प्रताप रूडी हो या आरके सिंह हो, भले ही प्रशांत किशोर की लगाई चिंगारी को आग का रूप देने में जुटे हुए हैं। यहाँ राजपूतों की नाराजगी पे सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या आरके सिंह और राजीव प्रताप रूडी ही बिहार में सबसे बड़े राजपूत नेता हैं? क्योंकि यदि आप गौर करेंगे तो आनंद मोहन भी राजपूत नेता ही माने जाते हैं, या आरजेडी की बात करें तो उसमें जगतानंद सिंह भी एक बड़ा चेहरा थे, बड़े पद पे पदासीन हैं। तो क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता, देखिए भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं, आनंद मोहन तो जेडीयू में ही है। नहीं, जेडीयू, देखिए सवर्ण वोटर भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर हैं, और राजपूतों की नाराजगी को यूं ही भारतीय जनता पार्टी हल्के में नहीं लेगी। 2024 याद कीजिए, जो खेल हुआ था राजपूत नाराजगी का, वो कहां तक पहुंचा है आपको पता है? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। कहीं ना कहीं राजपूतों की नाराज, देखिए राजपूत नाराज होकर जरूरी नहीं है कि नहीं विपक्ष को वोट कर देंगे। अगर राजपूत नाराज होकर घर भी बैठ गए तो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होना ही होना है। देखिए सियासत में अभी देखिए आप आंकड़ों पर कुछ भी गिन ले कि नहीं 3.5% राजपूत हैं। एक कागजों पर मत जाइए, राजपूत की संख्या कागजों पर मत गिनिए, राजपूत की ताकत को देखिए। देखिए राजपूत वोटर वो वोटर है कि एक अगर पाला बदलता है तो दो को और साथ अपने लेकर चलता है जो कि अन्य कास्ट से आते हैं। तो राजपूत इस ढंग से भी प्रासंगिक होता है। और दूसरा प्रासंगिक ये होता है कि राजपूत जब सो जाते हैं, राजपूत ये मठाधीश है, जब सो जाते हैं ना तो वोटरों का बड़ा वर्ग इधर से उधर हो जाता है, कोई भी खिला सकता है। तब भारतीय जनता पार्टी का आला कमान उनको रोकने की स्थिति में नहीं रहेगा। देखिए आनंद मोहन अपने एक क्षेत्र में है, अनंत सिंह छोटे सरकार अपने एक क्षेत्र में है, लेकिन बात हो रहा है पूरे बिहार के फैक्टर में। तो बिहार के फैक्टर में देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं पूरा राजपूत समाज, आरके सिंह इतने बड़े नेता हैं, राजीव प्रताप रूडी इतने बड़े नेता हैं कि उनकी अस्मिता को लेकर लोग योगी को इग्नोर कर देंगे। योगी भी आएंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सभा करने, लेकिन कहीं न कहीं एक फैक्टर होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं यही फैक्टर चलेगा, इसको कितना भुनाने में कामयाब रहती है जन सुराज, इस पर निगाह लगा कर रखिए। पंकज, ये तो रहा जातिगत फैक्टर। एक आखिरी सवाल इसमें जोड़ना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि सीट शेयरिंग को लेकर अभी गुत्थी लगातार दोनों ही गठबंधन में, चाहे एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों में उलझती नजर आ रही है। क्योंकि एक तरफ एनडीए खेमे में चिराग पासवान अलग तेवरों के साथ जो है बागी बन चुके हैं, वहीं महागठबंधन में देखा जाए तो कांग्रेस भी भले खुलकर सामने नहीं आ रही है, लेकिन लगातार साफ संदेश देती नजर आ रही है। क्योंकि फिलहाल में कृष्णा अल्लाह वरुण ने स्पष्ट किया है कि 76 सीटों की डिमांड की सूची तेजस्वी को सौंपी जा चुकी है। और महागठबंधन का देखिए सीट शेयरिंग फाइनल हो चुका है, इसमें कोई ये नहीं है। देखिए कांग्रेस पार्टी का 76 और 75 का आंकड़ा नहीं है, वो क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी सीटों पर इस समय छपी हुई है। कहीं न कहीं राहुल गांधी के नेतृत्व में बात सुलट गई है। उनको क्वांटिटी नहीं चाहिए, उनको ऐसी सीट चाहिए जहां वो ज़्यादा जीत सके, जहां उनका स्ट्राइक रेट अच्छा हो सके। तो मामला देखिए, यही हमारा सवाल था कि यदि क्वांटिटी नहीं चाहिए क्वालिटी ही चाहिए, लेकिन क्वालिटी भी यदि नहीं मिलता है, दोनों खेमा बदल सकता है क्या? नहीं, खेमा नहीं। देखिए अगर बिहार में कुछ खेला होगा, अगर बिहार में देखिए कुछ खेला होगा तो महागठबंधन की तरफ से खेला नहीं होगा। आप लिख कर ले लीजिए कि महागठबंधन में कुछ नहीं होना है, क्योंकि महागठबंधन को हर हाल में सत्ता से मतलब एनडीए को हटाना है, उनको सत्ता में आना है, तो खेला करने की स्थिति में नहीं है। खेला अगर कहीं होगा तो एनडीए खेमे में हो सकता है। जो बात कह रहे हैं बार बार चिराग पासवान,
पहले भी कहते आ रहे हैं, बीच में पलट भी जाते हैं कि नहीं नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन अभी कहे हैं कि देखिए मतलब कि जो होता है सीट में उसमें सम्मानजनक सीट का जो आंकड़ा है कि सम्मानजनक सीट नहीं मिला तो मतलब कोई गठबंधन नहीं टिकेगा। अभी उनका हालिया बयान है तो खेला होने की, हालांकि मुझे नहीं लगता है कि चिराग पासवान भी आज के तारीख में ऐसा कुछ करने की स्थिति में है। एनडीए गठबंधन भी सीट शेयरिंग को सुलझा लेगी, मामला आमने सामने का होने वाला है। और बिहार चुनाव में फैक्टर सिर्फ 2 हैं। जो आपने शुरू में भूमिका में कहा था कि 3 में 2 दल एक साथ आएंगे तो चुनाव जीत जाएंगे, तो फैक्टर तो रहा ही है, लेकिन इस बार वो फैक्टर टूटने जा रहा है क्योंकि चौथा और 5वां दल भी बिहार में प्रभावी होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की निगाहें जनता दल यू के वोटरों पर टिकी हुई है और जनसुराज, देखिए जनसुराज प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि परिणाम आएगा तो या तो हम फर्श पर रहेंगे या तो वर्ष पर रहेंगे, लेकिन ये इस बात से इनकार मत करिए कि जनसुराज 10% से ज़्यादा वोट लाने जा रही है। वोट में कितना सवर्णों का वोट काटती है भारतीय जनता पार्टी का, इस पर निगाह लगा कर रखिए। और किसका वोट काटती है, क्या मुस्लिमों के वोट में सेंधमारी कर पाती है, जिसकी संभावना आज के तारीख में कम लग रही है क्योंकि वो ऐसी भी आ चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में मुस्लिम कहीं नहीं जाने वाले हैं। लेकिन क्या अन्य पढ़े लिखे वर्ग जो मतलब सर्व समाज की बात कर रहे हैं कि जो एनडीए के वोटर है, ज़्यादातर नुकसान एनडीए को होने वाला है। अब उस पर निगाह लगा कर रखिए कि किसका वोट काटते हैं और राहुल गांधी किसका वोट काट रहे हैं, जदयू को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि आज के तारीख में मैं कह रहा हूं कि जितना वोट परसेंट जनता दल यू का है 15-16, उसमें हरासमेंट ही हुआ है और 15-16% वोटों के साथ एक नए ताकत के रूप में कांग्रेस पार्टी भी खड़ी हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज। आज के चर्चा का मुख्य बिंदु था कि विगत 2 दशकों के सियासी इतिहास पर यदि हम नज़र डालें तो 2005 के बाद जो परिस्थितियां थी वो यही कहती थी कि जेडीयू, भाजपा और आरजेडी के इर्द गिर्द ही बिहार की राजनीति घूमा करती थी। लेकिन 2025 में जनसुराज तीसरे विकल्प के रूप में और कांग्रेस जो है एक बड़ी ताकत के रूप में सामने आती नजर आ रही है। आपको क्या लगता है? आप भी इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।